आज बात करेंगे ऐसी कंपनी की जो इंडिया की नदियों में और पोर्ट्स पे काम करती है। नाम है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ये कंपनी ड्रेजिंग करती है, शिप बिल्डिंग करती है और वेसल चार्टर को देती है, और इन्होंने इस क्वार्टर में 43% का इम्प्रेसिव एबिटा बना है। तो समझते हैं इस बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए। पहले ये समझो कि ड्रेजिंग होता क्या, क्योंकि ये वर्ड बहुत लोगों को कन्फ्यूज करता है। सोचो कोई रिवर या पोर्ट है, वहाँ पानी के नीचे बहुत सारी सैंड या मिट्टी जाम हो जाती है और बड़े जहाज यहाँ पे आ नहीं सकते क्योंकि पानी की गहराई कम हो गई है। तो कोई ना कोई चाहिए मिट्टी या सैंड हटाने के लिए। यही काम करता है एक ड्रेजर, एक बड़ा मशीन जो पानी के नीचे से सैंड और मिट्टी को खींच कर बाहर निकालता है। और नॉलेज मरीन के पास ऐसे 16 ड्रेजर्स हैं, लेकिन ये सब ड्रेजिंग नहीं करते। बेसिकली ये मेनली 3 काम करते हैं। पहला है ड्रेजिंग। रिवर में, पोर्ट्स में, डैम्स में सैंड और मिट्टी को निकालने का 9 कटर सक्शन ड्रेजर्स हैं जो स्पेसिफिकली रिवर्स में काम करते हैं। दूसरा है चार्टर हायर। ये लोग वेसल को पोर्ट पर रेंट पे देते हैं। सर्वे बोट्स, पेट्रोल बोट्स, पायलट बोट, टग्स, ये सब पोर्ट को देते हैं यूज़ करने के लिए, और ये वेसल्स 365 दिन तक फुली यूटिलाइज रहते हैं। तीसरा है शिप बिल्डिंग। ये इनका नया सेगमेंट है। शिप बनाओ, गवर्नमेंट को दो या फिर अपने लिए चार्टर पर दे दो। अभी टोटल 45 क्राफ्ट्स हैं उनके पास, 16 ड्रेजर्स, 3 हॉपर बार्जेस, 11 सपोर्ट वेसल्स और 15 पोर्ट एंसिलरी क्राफ्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 100% फ्लीट यूटिलाइज्ड है, एक भी वेसल आइडल नहीं है। तो बिजनेस अब बिजनेस समझने के बाद अब बात करते हैं कि नंबर्स कैसे रहे Q3 में। Q3 में कंपनी का रेवेन्यू 56% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर, इवन क्वार्टर एंड क्वार्टर भी अराउंड 80% से ग्रो किया। इबिटा मार्जिन विच इज़ वेरी इंप्रेसिव 43% रहा। अगर नॉर्मल कंपनीज 15 से 20% इबिटा में बहुत ज़्यादा खुद रहती हैं। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें विच इज़ अगेन 34%, वेरी इंप्रेसिव प्रॉफिट मार्जिन। मतलब 100 करोड़ के रेवेन्यू, 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट, विच इज़ वेरी एक्सेप्शनल। और एक और चीज़ जो इस क्वार्टर से चेंज हुई है, टैक्स। ये कंपनी अब टोनेज स्कीम में आ गई है। नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स की जगह अब टर्नओवर का 1% से भी कम टैक्स लगेगा। ये डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। आगे के क्वार्टर्स में मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है, और ये क्वार्टर बेंचमार्क है। आगे ऐसे ही कंपनी आगे के क्वार्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब सवाल उठता है कि ये हाई मार्जिन आ कहाँ से रहा है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। पहली चीज़ है एसेट लाइट मॉडल। नॉलेज मरीन पहले कॉन्ट्रैक्ट लेता है, फिर वेसल खरीदता है या सॉफ्ट एग्रीमेंट करता है वेसल के ओनर्स का। मतलब कैपिटल अननेसेसरी ब्लॉक नहीं होता। 11 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट मिला हो और वेसल नहीं मिला। दूसरी चीज़ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। इस क्वार्टर विशाखापट्टनम पोर्ट से ग्रीन टक का कॉन्ट्रैक्ट मिला है 700 करोड़ का 15 साल के लिए। मतलब 15 साल के लिए गारंटीड रेवेन्यू है इस कॉन्ट्रैक्ट से, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से ही। इसका मतलब है कि कंपनी का 15 साल के लिए एक प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू है। तीसरी चीज़ है गवर्नमेंट बैक डिमांड। सारे क्लाइंट्स गवर्नमेंट है, बेसिकली इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी, DCI, मेजर पोर्ट्स। गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट पुश भी कर रही है, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी है, बजट भी है गवर्नमेंट के साथ, और ये प्रोजेक्ट इतनी ईजिली कैंसिल नहीं होते। चौथी चीज़ है पीक यूटिलाइजेशन। ड्रेजर्स 277 से 300 दिन तक यूटिलाइज होते रहते हैं, और जब एसेट फुली यूटिलाइज होते हैं तो हाई मार्जिन आना बहुत नेचुरल है। इन सब चीज़ों की वजह से इतने हाई मार्जिन आते हैं। और अब ये क्योंकि ये बिजनेस बहुत ऑर्डर बुक ड्रिवन है, तो बात करते हैं ऑर्डर बुक की। करंटली 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। ड्रेजिंग के लिए 409 करोड़ की, चार्टर हायर के लिए 863 करोड़ की, और शिप बिल्डिंग की 230 करोड़ की, और पाइपलाइन में 3000 करोड़ के बिड्स पड़े हुए हैं। जिसमें से ड्रेजिंग के लिए 1400 करोड़, चार्टरिंग के लिए 1000 करोड़, शिप बिल्डिंग के लिए 700 करोड़ है। इस क्वार्टर में कंपनी को ऑलरेडी 3 बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। पहला इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी से 230 करोड़ का शिप बिल्डिंग का ऑर्डर, जो कंपनी को 2 साल में एग्जीक्यूट करना होगा। दूसरा है विशाखापट्टनम पोर्ट से 700 करोड़ का ऑर्डर, जो 15 साल के लिए, ग्रीन टक के लिए। तीसरा है GNPT पोर्ट से 50 करोड़ का कैपिटल ड्रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने में एग्जीक्यूट करना होगा। टेक्निकली ये प्रोजेक्ट बहुत ही टेक्निकली डिमांडिंग होते हैं, जिसमें ड्रेजिंग के साथ कंट्रोल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग भी ज़रूरी होती है। ऑर्डर बुक अगर देखा जाए तो बहुत सॉलिड लग रही है। और अब बात करते हैं फ्यूचर प्लान्स की, फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगी। फ्यूचर में मेनली 3 ग्रोथ इंजन है कंपनी के लिए। पहला है इंडिया का मैरीटाइम पुश। बजट में 20 नए नेशनल वाटरवेज नेविगेबल बनाने का प्लान है। अभी रिवर ड्रेजिंग मार्केट अब से 1500 करोड़ का, जब ये 20 वाटरवेज ऑपरेशनल हो जाएंगे तो 5 करोड़ का मार्केट हो जाएगा। और अभी नॉलेज मरीन के पास सिर्फ 200 करोड़ का ये मार्केट ड्रेजिंग का है। मतलब अभी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्रोथ का फ्यूचर में। दूसरा ग्रीन टक अपॉर्चुनिटी। इंडिया के मेजर पोर्ट्स में 120 से 130 ग्रीन टक्स की रिक्वायरमेंट आने वाले सालों में। नॉलेज मरीन एक्टिवली पारादीप, कोचिन, बॉम्बे, कोलकाता पोर्ट्स के लिए टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही है। ये एक मैसिव मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है।
तीसरा है शिप बिल्डिंग वर्टिकल, नया सेगमेंट है लेकिन ऑलरेडी 230 करोड़ के ऑर्डर्स हैं कंपनी के पास। शिप यार्ड में कंपनी 100 करोड़ इन्वेस्ट करने का भी प्लान कर रही है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि अगले 3 साल में शिप बिल्डिंग से 500 से 700 करोड़ का रेवेन्यू आना ही चाहिए। ग्रोथ इंजन्स के बाद आप देखते हैं कि मैनेजमेंट की केपेक्स प्लान क्या है जो इस ग्रोथ को अचीव कर सके। कंपनी ने 285 करोड़ रुपये रेस किए थे, जिसमें से 183 करोड़ केपेक्स में जाएगा, फ्लीट एक्सपेंशन में जाएगा और बाकी सब कॉर्पोरेट अफेयर्स, वर्किंग कैपिटल इनके लिए यूज़ होगा। ये पूरा पैसा 3 साल में डिप्लॉय होगा। शिप यार्ड में 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। टग्स और स्मॉलर वेसल बिल्ड भी करने का प्लान है कंपनी का। 100 मीटर से बड़े वेसल्स बिल्ड नहीं करेंगे, मतलब स्मॉलर वेसल्स पर ही कंपनी फोकस कर रही है। और शिप बिल्डिंग से ऑलरेडी 500 से 700 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है कंपनी का 3 साल में। बहरीन में भी कंपनी के ऑपरेशन से वहाँ एक वेसल इंडिया लाया गया था क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड थे। अब बहरीन के लिए कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में वेसल्स को ढूंढ रही है ताकि वो, और जब वो सूटेबल वेसल मिल जाएगा तो कंपनी वहाँ भी अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देगी। कंपनी हॉस्पिटैलिटी में भी एंटर करना चाह रही है क्योंकि ये कोर बिजनेस से बहुत ही अलाइंड है, तो यहाँ से भी कंपनी को और ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। अगर फ्यूचर प्लान्स देखा जाए तो बहुत ही सॉलिड है। और अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि व्हाट आर द रिस्क जो इन्वॉल्व है इस बिजनेस के साथ। तो सबसे बड़ा रिस्क है, ये एक पूरा गवर्नमेंट डिपेंडेंट बिजनेस है। ऑलमोस्ट 100% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अगर डिले हो सकते हैं, पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट में डिले आया तो डायरेक्टली रेवेन्यू हिट होगा। दूसरा बड़ा रिस्क है वो है एसेट अवेलेबिलिटी का। जो नॉलेज मरीन का मॉडल है, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, फिर वेसल को खरीदते हैं, लीज करते हैं। लेकिन अभी तक 11 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट फ्यूचर में जैसे कंपनी का साइज बड़ा होगा तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली आएंगे, तो हो सकता है वेसल अवेलेबिलिटी एक बड़ा रिस्क बन जाए। तीसरा रिस्क है वो है रिसीवेबल अभी थोड़ी बड़े हैं, थोड़ी ज़्यादा है, वो है 45 to 60 डेज़। बहरीन मैनेजमेंट ने कहा यह बहरीन ऑपरेशंस की वजह से हुआ है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि 30 से 45 दिन तक लाना, इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। चौथा है DCI कॉम्पिटिशन। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 4,000 करोड़ रुपये केपेक्स कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि DCI हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है क्योंकि DCI लार्ज वेसल्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वही नॉलेज मरीन स्मॉलर वेसल्स में डील करता है। बट जब DCI बड़ा हो जाएगा तो एक हो सकता है कि नॉलेज मरीन का कॉम्पिटिटर बन जाए। पांचवा रिस्क है शिप बिल्डिंग। ड्रेजिंग और चार्टरिंग में कंपनी का स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज है, बट शिप बिल्डिंग में कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो एग्जीक्यूशन का रिस्क है इस बिजनेस में। अब इन रिस्क को समझने के बाद बात करते हैं की मैट्रिक्स जो हमें ट्रैक करने हैं कंपनी के। ऑर्डर इनफ्लो, पाइपलाइन में अभी 3,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर्स हैं, तो देखना हो कितना कन्वर्ट कर पा रही है कंपनी। दूसरा है फ्लीट यूटिलाइजेशन 100% है, मेंटेन है कि नहीं है। EBITDA मार्जिन 43% सस्टेनेबल है या नहीं है। रिसीवेबल डेज 30 से 45 दिन तक आ रहे हैं या फिर नहीं है। ग्रीन टग ऑर्डर्स, कितने पोर्ट टेंडर्स जीत रही है कंपनी। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की, जो कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा नीश बिजनेस में ऑपरेट करती है, बहुत ही टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड काम करती है और बिजनेस मॉडल बहुत इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। और कंपनी ऐसा कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी नज़र नहीं आता है कंपनी का, तो इसका वैल्यूएशन करने का कोई मतलब बैठता नहीं है अभी। अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत ही सस्टेनेबल लग रहा है, बिजनेस बहुत ही सस्टेनेबल लग रहा है और हाई ग्रोथ इंजन वाला बिजनेस लग रहा है, तो इस बिजनेस को ट्रैक करना होगा। और आई थिंक इट्स अ गुड बिजनेस टू इन्वेस्ट ऑन। कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट वी नीड टू ट्रैक दिस बिजनेस फॉर एटलीस्ट अ क्वार्टर। आखिरकार मैनेजमेंट जो बोल रही है वो कर पा रही है कि नहीं है। अगर वो कर पा रही है तो आई थिंक दिस गिव्स द कॉन्फिडेंस कि इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सके।